ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज आ रही है बेटे? Are you listening? Yes, sir. Okay. So last time, as you know, that we had started with the periodic tables. Periodic table हम लोगों ने start किया हुआ था मेरे बच्चों, and we have done the periodic table different trends. उसमें कौन-कौन से trends होते हैं, कैसे different properties जो है वो change करती हैं. उसके बाद हमने group 1 और ट्रांजिशन एलिमेंट, ये दो चीजें जो है वो डिस्कस कर ली थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो ग्रुप 7, ओके मेरे बच्चों. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रुप 7. ग्रुप 7 जो है, इनके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जी, हैलोजेंस. हैलोजेंस जो है उनके लिए वर्ड यूज करते हैं. हैलोजेंस जो है, इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. हेलो, हेलो का मतलब होता है जी सॉल्ट, और जंस, जंस का मतलब होता है फॉर्मर, यानी सॉल्ट फॉर्मर. ठीक है जी. तो ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं मेरे बच्चों, ये मेटल्स के साथ जब ज्वाइन करते हैं तो दे आर गोइंग टू फॉर्म द सॉल्ट. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द हैलोजेंस. ठीक है. तो इसका पहला पॉइंट लिख लीजिए, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7 are non-metals and react with metals to form salts. salts बनाते हैं. और याद रखिए मेरे बच्चों, सॉल्ट कोई भी हो वो एक आयनिक कंपाउंड होता है जी. आयनिक कंपाउंड मीन कि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं जी. ठीक है जी. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आयंस आर प्रेजेंट इन इट. इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गए? यस सर. आपने क्या कहा, सॉल्ट्स हमेशा आयनिक होती हैं? जी, सॉल्ट्स हमेशा आयनिक होती हैं. कोई भी सॉल्ट हो, दैट इज द आयनिक कंपाउंड. उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आयंस मौजूद होते हैं. तो ग्रुप 7 की चीजों को हम लोग हैलोजेंस कहते हैं. क्यों हैलोजेंस कहते हैं? हैलो का मतलब ही सॉल्ट होता है ग्रीक में, और जेंस का मतलब होता है फॉर्मर, सॉल्ट फॉर्मर. सो दीस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7 दे आर नॉन मेटल्स. ये नॉन मेटल्स होते हैं और मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं जी. सॉल्ट फॉर्मर होते हैं. ये इनकी पहली प्रॉपर्टी है जी. इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबको बच्चों? Yes, sir. अच्छा, अगली चीज, ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं मेरे बच्चों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ग्रुप 7, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एनीबॉडी हु कुड टेल मी? अली जहां से? जी सर. आपने क्या कहा? बेटे, आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन दैट ग्रुप 7 एलिमेंट्स जो हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर 7. 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वेरी गुड, शाबाश. जो ग्रुप नंबर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैव 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैव 7 valence shell electrons. And loses its and gain 1 electron to become -1
और यूनी नेगेटिव आयन। ठीक है जी। ग्रुप 7 की जो चीजें होती है मेरे प्यारे बच्चों, दे हैव गॉट 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आपको पता ही है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो स्टेबल होता है। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको सर क्लास में एडमिट करिएगा। जी बेटे, क्लास में एडमिट करिएगा मुझे, मैं लैपटॉप से आ रहा हूँ। अच्छा जी, तो ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, टू फॉर्म टू बिकम -1 आयन। -1 को यूनी नेगेटिव आयन भी कहते हैं जी। यू गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। अगली चीज देख लें, थर्ड थिंग, ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर नॉन मेटल्स। ठीक है जी, और जब ये किसी नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है जी, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब कि इनमें शेयरिंग होगी। ठीक है जी, और जब ये किसी मेटल के साथ जुड़ेंगे तो इनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है जी, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दोनों टाइप्स के बॉन्ड बनाते हैं जी। तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ग्रुप 7 elements form ionic bond with metals। यानी आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, और इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे बच्चों होती है ग्रुप 7 एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ नॉन मेटल्स। ठीक है जी, तो ग्रुप 7 की चीजें मेरे बच्चों, इनकी 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम लोग हैलोजेंस कहते हैं। क्यों हैलोजेंस कहते हैं? बिकॉज दे रिएक्ट विद द मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट। ये सॉल्ट फॉर्मर होते हैं। दूसरी चीज, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये -1 आयन बनाते हैं। तीसरी चीज, ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं जब ये मेटल्स के साथ कंबाइन करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए ये नॉन मेटल्स को दे देती हैं, जबकि ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं जब ये नॉन मेटल्स के साथ जुड़ेंगे मेरे बच्चों तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जी, यानी शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? यस। अच्छा जी, नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे ग्रुप 7 के एलिमेंट्स बना रहा हूं जी। ये देखिए जी, सबसे पहला है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये सारे के सारे डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डायटोमिक का मतलब ये होता है कि इनके 2 एटम्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। F2 को मेरे बच्चों हम लोग कहते हैं फ्लोरीन, Cl2 को हम लोग कहते हैं क्लोरीन, Br2 को हम लोग कहते हैं जी ब्रोमीन, I2 को हम लोग कहते हैं आयोडीन और At को हम कहते हैं एस्टाटीन। जो फ्लोरीन होती है ये गैस होती है और इसका कलर होता है जी पेल येलो। जो क्लोरीन है ये भी गैस होती है और इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो। जो ब्रोमीन होती है ये लिक्विड होती है जी और इसका कलर होता है जी ब्राउन। आयोडीन जो है ये सॉलिड होती है और इसका कलर ब्लैक होता है जी। और एस्टाटीन जो है वो दैट इज आल्सो सॉलिड और इसका कलर डार्क ब्लैक होता है।
ठीक है बच्चों? Yes, sir. So if you have a look at the group 7, so if you are going to move down, what is going to happen? If you see the color, कलर क्या होता जा रहा है? डार्क होता जा रहा है. पहले पेल येलो था, फिर थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया, ग्रीनिश येलो, फिर थोड़ा सा और डार्क हो गया, ब्राउन, फिर ब्लैक और फिर डार्क ब्लैक. तो ग्रुप 7 की अगली प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चों, द कलर बिकम डार्कर इफ यू मूव डाउन द ग्रुप. ठीक है जी, उसको लिख लीजिए इसकी अगली प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, द कलर बिकम darker if we move down the group. ठीक है बच्चों? So this is the fifth property of the halogens. इसकी स्क्रीनशॉट ले लें मेरे बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूं फिर. जी रेडी है सबने? ओके गाइस, इनकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी देख लीजिए हैलोजेंस की. द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ द हैलोजेंस के हैलोजेंस जो होती है, इनमें अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. आपको मैंने भी बना के बताया था कि फ्लोरीन जो है वो गैस है, क्लोरीन जो है वो भी आपकी गैस है, ब्रोमीन जो है दैट इज लिक्विड, और आयोडीन दैट इज सॉलिड, एस्टाटीन दैट इज आल्सो सॉलिड. तो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेरे बच्चों आप लोगों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है. सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. और इसके कंपैरिजन में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ये नॉन मेटल्स का ग्रुप है. अगर मेटल्स का ग्रुप नीचे की तरफ जाएंगे तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा. ये मैंने आपको बताया हुआ है. अब इनमें क्यों इंक्रीज करता है, उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन सुन लें. सपोज करें कि आपके पास ये फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है. ये फ्लोरीन, दो फ्लोरीन के एटम्स ने आपस में जो है ये बॉन्ड बनाया हुआ है लाइक दैट. ये फ्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं. ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं तो ये F और F के बीच में जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक करता, बल्कि होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में इस तरीके से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं मेरे बच्चों, ये डिपेंड करती हैं किस चीज के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. यानी जिस मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी. मसलन ये देखें, ये फ्लोरीन है F2, इधर क्लोरीन है Cl2, इधर ब्रोमीन है Br2. इनके हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं पीरियोडिक टेबल में. अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि हर चीज के साथ दो नंबर लिखे होते हैं. एक नंबर छोटा होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर. ठीक है जी, और जो बड़ा नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर. ठीक है जी, जो छोटा नंबर है वो प्रोटॉन को शो कर रहा है. जितने प्रोटॉन होते हैं किसी चीज में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो एक फ्लोरीन के एटम में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो दो फ्लोरीन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन. इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है जी, इसी तरीके से अगर आप क्लोरीन को देखो तो उसके साथ 17 और 35.5 लिखा हुआ है, तो ये इसका प्रोटॉन नंबर है. तो जितने प्रोटॉन होते हैं किसी चीज में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो एक क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है, तो Cl2 का मतलब 2 क्लोरीन है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 34 इलेक्ट्रॉन. ब्रोमीन में 35 होता है, तो ब्रोमीन इसका 35
और 80 होता है, तो इसका ये प्रोटॉन नंबर 35 है। एक ब्रोमीन उसमें 35 इलेक्ट्रॉन है, तो दो में कितने हो गए? 70 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 70 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे बच्चों अगर आप डाउन का ग्रुप मूव कर रहे हो तो मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएंगी और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता चला जाएगा। यू गॉट इट गाइस? यस सर। जी मुझे कुछ पूछ रहे हैं? किसी ने कुछ पूछा है? अच्छा जी, इसकी मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सपोज करें ये मेरे पास पानी का एक ग्लास है, इसमें जो पानी है इसका फॉर्मूला H2O है। ये दो H2O के मॉलिक्यूल हैं। तो जब हम पानी को बॉयल करते हैं या मेल्ट करते हैं तो पानी के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम तोड़ते हैं, उसको ओवरकम करते हैं। ठीक है, यानी पानी का जो एक मॉलिक्यूल है उसको नहीं तोड़ रहे हम लोग, पानी का मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम लोग जो है वो तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अगला पॉइंट इसका 6 पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट of group 7 elements increases down the group as intermolecular forces of attractions increases with the increase in number of electrons in molecule। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि क्लोरीन और फ्लोरीन इसमें से किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप लोगों ने उसका आंसर क्या लिखना है कि क्लोरीन हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू फ्लोरीन। और उसकी रीजन क्या बतानी है? एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन क्लोरीन आर स्ट्रॉन्गर ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। यू गॉट इट? सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे बच्चों? यस जी सर। यस सर। अच्छा जी, बट जी कुछ कह रहे हो? तो लास्ट में रिपीट कर दे बस। अब्दुल्ला कौन सा लास्ट वाला बेटे? मेरे लास्ट आपने रीजन बताइए। बेटे मैंने लास्ट रीजन ये बताई है मेरे बच्चे, जितने मॉलिक्यूल में देखो यहाँ पे 34 इलेक्ट्रॉन है, इसके मॉलिक्यूल में 18 इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगे उतनी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये उतनी ज्यादा होंगी क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। अब लगी समझ अब्दुल्ला? यस सर। तो क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसमें वीक है। ब्रोमीन में और ज्यादा होंगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसमें और ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा जी, नंबर 7 देख रहे हैं। ये ग्रुप 7 की जो चीजें होती हैं मेरे बच्चों, इफ यू मूव डाउन द ग्रुप तो इनकी रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है जी, रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक मेटल को पकड़ूं और एक नॉन मेटल को पकड़ूं तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है कि मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है, कितनी जल्दी पॉजिटिव आयन बना सकती है, उसको हम कहते हैं उसकी रिएक्टिविटी। लेकिन नॉन मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो कोई चीज कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है, ठीक है जी, उसको हम उसकी रिएक्टिविटी कहते हैं जी। ठीक है,
अगर आप ग्रुप 7 में नीचे की तरफ आए, ठीक है जी, तो ग्रुप 7 में नीचे की तरफ आते हुए मेरे बच्चों क्या होता है, ये एटम का साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपके नए शेल्स जो है वो ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है जी, मसलन फ्लोरीन है, इसमें 2 शेल्स हैं, क्लोरीन है इसमें 3 शेल्स हैं, आगे ब्रोमीन है उसमें 4 शेल्स हैं, और आगे आयोडीन है उसमें 5 शेल्स हैं। इस तरीके से सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 7 7 7। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने बाहर से गेन करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो मेरे बच्चों जिस एटम का साइज छोटा है, ठीक है, जिसमें ये शेल्स कम है, उसका न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है, तो इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है। जबकि एक बड़ा जो एटम होता है जिसका साइज बड़ा होता है उसमें ज्यादा शेल्स होती हैं, तो न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा नहीं अट्रैक्ट कर सकता, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है इससे बहुत ज्यादा हो गया है। ये देखें कितना डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे देखें डिस्टेंस कितना कम है, ये डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना उतना मुश्किल होगा, इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। इसीलिए ग्रुप 7 में जो रिएक्टिविटी होती है मेरे बच्चों, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यू गॉट इट सर? ग्रुप 1 की तरह? ग्रुप 1 में बेटे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। वो क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि उन्होंने एटम का साइज बढ़ा जाता है, लूज करना है, उन्होंने निकालना है। तो न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस उसका ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है। भाई समझ लगी है जी? मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है भाई, जब लूज करना है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का लूज होना आसान है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना मुश्किल है। तो जब मुश्किल है तो रिएक्टिविटी कम है, जब लूज करना है तो वो रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसीलिए मेटल्स में आपकी रिएक्टिविटी नीचे की तरफ ज्यादा होती है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी मैं तफसील आगे लिख रहा हूं। पूछना है कुछ? सर पूछो। सर वो क्रिस्टलाइजेशन है, सर क्रिस्टलाइजेशन होती है सर, उसकी मतलब कोई प्रॉपर डेफिनेशन होती है इससे रिलेटेड कुछ चीज? इससे रिलेटेड नहीं। शाबाश है तेरे, सर तो समझ आ गई। मैं तुझसे यही तो पूछ रहा हूं, इनमें से कुछ पूछना वो अभी। सर वो सर मैं ये मुझे लगा आपने इसको दे दिया। नहीं अच्छा जी, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी मेरे बच्चों लिख लीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट्स decreases down the group as distance between nucleus and valence shell electron valence shell increases, so it become hard for electron to be gained। ठीक है जी। अच्छा जी, आखिरी चीज इसकी देख रहे हैं, ग्रुप 7 की जो चीजें होती हैं मेरे बच्चों, उनके अंदर एक रिएक्शन होती है जिनको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब ध्यान से जरा सुन लीजिएगा प्लीज सारे बच्चे, दिमाग लगा के। ये ऊपर वाली चीज मोर रिएक्टिव है,
मैंने आपको बताया कि रिएक्टिविटी डाउन का ग्रुप डिक्रीज करती है, तो नीचे वाली चीजें लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक कंपाउंड है, मसलन KBr है और एक एलिमेंट आ गया जी क्लोरीन, ठीक है, ये कंपाउंड है और ये एक सिंगल आपका जो है वो एलिमेंट है। इस कंपाउंड के अंदर भी आपकी हैलोजन लगी हुई है और ये सिंगल एलिमेंट भी हैलोजन यानी ग्रुप 7 है। अगर जो सिंगल एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ये ब्रोमीन इसके अंदर लगा हुआ है, इससे ये ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, इट इज मोर रिएक्टिव। तो ये क्या करता है कि ये ब्रोमीन को इसके कंपाउंड से हटा देता है और खुद इसकी जगह पे लग जाता है, तो क्या बन जाएगा KCl और Br2 बन जाएगा। ठीक है जी, इसको बैलेंस करने के लिए Br इधर एक है इधर दो है तो दो लिख दे और इधर भी दो लिख दे क्योंकि क्लोरीन दो है। तो ये मेरे बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी जो ज्यादा रिएक्टिव जो ऊपर की तरफ हैलोजन होती है अगर वो अकेली हो तो वो लेस रिएक्टिव हैलोजन को जो कि कंपाउंड में होती है उससे डिस्प्लेस कर सकती है। और अगर आप इसकी आयनिक इक्वेशन बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे, उसका आसान तरीका है कि आपका जो सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट उसको 0 0 कर दो और जो कंपाउंड की फॉर्म में आपके पास एलिमेंट है उनकी वैलेंसीज लिख दो। K की वैलेंसी +1 ग्रुप 1 का है, Br की -1, K की +1, Cl की -1। जो सेम चीजें ऑपोजिट साइड पे मौजूद है उनको कट कर दे, K पॉजिटिव से कट गया तो पीछे क्या बचा 2Br- और प्लस Cl2 is going to form 2Cl- और प्लस Br2। ये जो माइनस वाली चीजें हैं इनके नीचे एक्वस लिख दीजिए, तो ये आपकी आयनिक इक्वेशन बन गई है। आयनिक इक्वेशन आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, अगर एक चीज के ऊपर चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका मतलब है वो कंपाउंड की फॉर्म में मौजूद है, और एक चीज न्यूट्रल है, ठीक है, तो वो इसका मतलब है अकेली है। मसलन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी I- और यहाँ पे लिख रहा हूँ F2, बख्तावर बताएगी क्या ये रिएक्शन हो सकता है बख्तावर? नो सर, नहीं हो सकता। फ्लोरीन किधर है? सिर्फ फ्लोरीन ऊपर है, ऊपर है तो ये 0 है। न्यूट्रल चीज ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो कम रिएक्टिव होना चाहिए, तो ये रिएक्शन हो जाएगा बेटे, क्योंकि F ऊपर है I नीचे है, तो फ्लोरीन क्या करेगी, खुद आयन बन जाएगी माइनस और इसको न्यूट्रल कर देगी I2, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने F 2 है इधर 2 करते हैं, I 2 है इधर भी 2 करते हैं और इनके नीचे एक्वस लिखते हैं। समझ आ गई है जी? सुफियान बोल यार, ये एक रिएक्शन है AT-1 और प्लस Br2, क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। जी, न्यूट्रल चीज ये वाली है, तो न्यूट्रल है, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये जो ST नीचे। न्यूट्रल चीज है वो खुद आयन बन जाएगी और दूसरी सर Br-AT2 हो जाएगा। जी बिल्कुल, समझ आ गई मेरे बच्चों? तो इनको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आयनिक फॉर्म में भी आपको आनी चाहिए और वैसे भी आने चाहिए, यानी इस तरह भी आनी चाहिए और इस तरह भी आनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है, आप उनकी जो है हादिया बोलो बेटे, क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? इजी होके बताओ, गलत हो कोई मसला नहीं। मीसम, यस सर। ये रिएक्शन हो जाएगा भाई कि नहीं होगा? नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा। फ्लोरीन किधर है? ये ऊपर है, और फ्लोरीन किधर है? ये इससे ऊपर है, तो फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो नो रिएक्शन। ठीक है जी, अगला करें जी, KAT प्लस F2 जी, कौन बताएगा भला? मरियम जी बेटे, इज दिस रिएक्शन इज गोइंग टू अकर? यस, तो क्या बन जाएगा मरियम? KF plus AT प्लस AT2। ठीक है जी, चलिए जी अगला चलते हैं। सर वो आवाज पहला रिएक्शन क्यों नहीं आया? लेकिन फ्लोरीन तो नीचे, फ्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है। भाई जो न्यूट्रल चीज है उसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो फ्लोरीन नीचे है ना, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, फ्लोरीन उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है।
जी सोहा बोल बेटे ये वाला। सर इसका कोई रिएक्शन नहीं होएगा। इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि 18 जो है वो लेस रिएक्टिव है और आयोडीन ऊपर है, तो 18 न्यूट्रल है, तो ये लेस रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती, तो नो रिएक्शन। यू गॉट इट? तो इन सारे रिएक्शंस को मेरे बच्चों हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का जो है वो नाम दिया जाता है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका ग्रुप 7 जो है वो खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग ग्रुप 8 खत्म कर लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला उसकी क्लासिफाइड पेपर्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन करेगा भला, सीमल या सोहा? बेटे उसकी वो क्लासिफाइड की वो बना के ना पीडीएफ जरा उसको कर दोगे उसके ऊपर? जी सर कर दूंगी। ठीक है, ग्रुप के अंदर लगा देना, क्योंकि कल इंशाल्लाह ताला खत्म करके हमने इसके फिर 5 पेपर्स जो है वो शुरू करने हैं जी। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है बेटे? नहीं समझ लगी? यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। यू गॉट इट? जी बेटे, जो हमने उस दिन जो टेस्ट किया था आप उसके आंसर्स कब डिस्कस करेंगे? बेटे वो इंशाल्लाह ताला मैं कल या परसों कर दूंगा, टेंशन ना लो, वो हो जाता है आपके साथ। ठीक है। वो असल में मैंने करने की कोशिश की है तो वो इसमें शेयर नहीं हो रहा था मेरे साथ, तो इसलिए मैंने नहीं आज किया। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, मैं कल या परसों कर लेता हूँ, मुझे पता है, आई नो दैट। ओके बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।